गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, दिस इज़ मनोज कुमार। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये क्लास 12 से रिलेटेड है। क्लास 12 में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो ये क्लास 12 में है। तो अगर हम एनसीईआरटी की बात करेंगे तो एनसीईआरटी में क्या है ना कि इसको दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, ये पहला पार्ट में रखा गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और दूसरा पार्ट में रखा गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ओवरऑल एक ही है, इसको एनसीईआरटी दो पार्ट में डिवाइड करके रखता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैट का जो कंसेप्ट है ये क्या है क्या नहीं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या है ना कि हमें चार्ज के बारे में पढ़ना, और चार्ज के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसमें एक पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये तब है जब चार्ज इन रेस्ट में माना जाता है। तो इसको स्टार्टिंग अगर करते हैं कि स्टडी ऑफ चार्ज, अगर बोलेंगे स्टडी ऑफ चार्ज, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक में उस टाइम स्टडी करना है जब चार्ज मोशन आता, तो चार्ज इन मोशन, और दूसरा वाला में चार्ज इन रेस्ट। ठीक है, तो चार्ज इन मोशन मतलब जब चार्ज मूव करता है उस समय का स्टडी। तो उस समय स्टडी, तो इसको अलग अलग टाइम में अलग अलग नाम दिया गया। तो जैसे कि एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक मैग्नेटिज्म, और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शॉर्ट में लिख दिए। चार्ज इन रेस्ट में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब क्या है कि हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे चार्ज का स्टैटिक है। तो ये दोनों ही पढ़ना है 12th क्लास में, कि चार्ज इन रेस्ट भी पढ़ना, चार्ज इन मोशन में। तो पहले हम चार्ज इन रेस्ट में पढ़ रहे हैं, और चार्ज इन रेस्ट में हम पहले बात करेंगे चार्ज के बारे में कि एक्चुअली में चार्ज है क्या। तो एक बेसिक सा चीज़ बताते हैं कि चार्ज के बारे में अगर किसी से पूछा जाएंगे कि चार्ज क्या है क्या नहीं, नॉर्मली यही बोलते हैं। तो अगर किसी से भी पूछते हैं कि चार्ज है, तो पैकेट से निकाल के चार्ज नहीं देगा। उसका मतलब ये वो सोचता है कि उसका मोबाइल के बारे में पूछा जा रहा है, या बैटरी या इन्वर्टर चार्ज है कि नहीं। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि वो एनर्जी जैसे स्टोर करके रखा है कहीं पर, सीधी बात यही बोल रहे हैं। तो चार्ज का मतलब ही होता है कि जब हम किसी को कुछ दे रहे हैं, ठीक है, तो चार्ज होता कहाँ पर है क्या है। तो वो जैसे बैटरी के बारे में सोच रहा है, मोबाइल चार्ज हुआ, उस तरह की बातें नहीं। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इसके फंडामेंटल्स के बारे में। तो जब हम चार्ज की स्टडी करेंगे तो सबसे पहले आता है हमारे पास दिमाग में कि चार्ज क्या है। ठीक है, सबसे पहले यही दिमाग में आएगा कि चार्ज, एक्चुअली में चार्ज किसको बोलेंगे और चार्ज है क्या। तो इसका सीधा आंसर है कि चार्ज इज ए प्रॉपर्टी। चार्ज क्या है? चार्ज एक बेसिकली प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी किसका है, कैसा प्रॉपर्टी है, किस में रहता है, सिंपल ही है, जो भी है पढ़ेंगे। तो नॉर्मली जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई अच्छा है बुरा है, तो अच्छा बुरा हवा में नहीं चलेगा, किसी इंसान में रहता है या कोई चीज़ के अंदर रहता है कि वो अच्छा है या बुरा है। ठीक है, उसी तरह जो चार्ज है ना, ये किसी बॉडी में ही रह सकता है, जहाँ मास है उसी में रहेगा, बिना मास वाला चीज़ पे नहीं रह सकता। तो चार्ज मास के साथ कैरी करता, मास रहेगा तो चार्ज रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो नॉर्मली ये मास के साथ कैरी करता है। तो एक्चुअली में चार्ज क्या क्या कर सकता है, तो चार्ज जैसे चार्ज अगर रेस्ट है तो वो एक फोर्स लगा सकता है, फील्ड लगा सकता है, फील्ड बना सकता है, और मोशन करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें उस सब के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, लेकिन चार्ज के बारे में पढ़ने से पहले हम ये बता देते हैं कि चार्ज टाइप, अगर बात करेंगे चार्ज के टाइप्स, तो टाइप्स ऑफ चार्जेज में बात करेंगे तो ये दो तरह से, तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज।
ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात है कि अगर मान लेते कोई भी सब्सटेंस या कोई एटम, जैसे अगर फंडामेंटल बेसिक में चलते एकदम डेप्थ में, तो अगर कोई ऐसे मान लेते ये एक हाइड्रोजन एटम है और इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये हाइड्रोजन एटम है तो इसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके रिवॉल्व करता, किसी वजह से अगर इसका इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है तो हमारा बन जाता है यहाँ पर H+। यहाँ पर हम H लिख रहे थे तो यहाँ पर हो जाएगा H+। मतलब कि अगर इसको इक्वेशन में देखेंगे तो हाइड्रोजन H+ एक इलेक्ट्रॉन बन जाए, मतलब हाइड्रोजन H+ हो गया और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन पहले न्यूट्रल था और फिर अभी चार्ज हो गया। तो ये बेसिकली एटम में यही होता और बड़े सेंस में भी होता। अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे कि अगर क्लोरीन में बात करेंगे तो क्लोरीन में अगर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता, मान लो कि हाइड्रोजन का एटम इसी में मिल रहा है, तो क्लोरीन क्या करता है कि Cl- हो जाता। मतलब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया। जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो पॉजिटिव चार्ज बन जा रहा है, अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है तो वो नेगेटिव चार्ज बन जाता है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन का लेन देन के साथ ही हम किसी को चार्ज या अनचार्ज या जो पॉजिटिव या नेगेटिव बन रहा है इसी पे बात करते हैं। तो ठीक है, तो दो तरह के चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब बोलेंगे कि अगर हम एटॉमिक लेवल पे जाते हैं, जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नेगेटिवली चार्ज बनता है। ठीक है, इतना तो रहा कि चार्ज का ये बेसिक प्रॉपर्टी। अगर आगे की बात करेंगे तो ये सब में और क्या क्या है चार्ज के बारे में, तो चार्ज के बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। अगर उसके बारे में जानना है तो जैसे मान लेते हैं कि अगर मान लो कि ये होता क्या, जैसे इसका यूनिट या स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो कूलम है। ठीक है, कूलम बोलते हैं इसका ऐसा यूनिट को। और एक फॉर्मूला है यहाँ पर Q = IT, ये हमको लग रहा है कि 10th क्लास में पढ़े होंगे Q = IT या I = Q/T। आगे भी पढ़ेंगे जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो इसके बारे में फिर से। तो यहाँ पर अगर इसका यूनिट देखेंगे तो I का तो हो जाता है एम्पियर और T का हो जाएगा सेकंड। तो एम्पियर सेकंड भी Q का यूनिट लिखते हैं। और ये चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अभी बोलेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं होता। तो ठीक है, इतनी सी बात हो गया। इसके आगे अगर हम जाते हैं तो अगर बात करेंगे, जैसे हमने यहाँ कहा कि एक हाइड्रोजन एटम है जिन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो प्लस बन गया और एक इलेक्ट्रॉन निकला और हाइड्रोजन प्लस हो गया, दैट इज हाइड्रोजन यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकला तो ये कितना पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो इसका बेसिकली जवाब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज रहता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, मतलब बहुत कम है। ठीक है, अब देख सकते हैं 10⁻⁻19 है, 10⁻⁻19 है, तो बहुत ही कम चार्ज होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। तो प्रोटॉन में कितना चार्ज होगा, तो प्रोटॉन में जो चार्ज होता है वो प्लस में होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब ये दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन में अलग अलग। इसको भी ऐसे ही दिखाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन में चार्ज है -1.6 × 10⁻⁻19 और प्रोटॉन में +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और अगर न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं। ठीक है, तो अगर फंडामेंटल पार्टिकल की बात करें, जो एटम के फंडामेंटल पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन में हमारे पास चार्ज कितना रहेगा, प्रोटॉन में कितना रहेगा और न्यूट्रॉन में। तो दो टाइप के चार्ज है, न्यूट्रॉन में चार्ज है ही नहीं। तो यही बेसिक है। अगर हम आगे देखते हैं इसके जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई बॉडी चार्ज करते हैं, ठीक है,
तो अगर कोई बॉडी को चार्ज करते हैं या अनचार्ज करते हैं किसी भी वजह से, आगे उसके प्रोसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट का मतलब यहाँ है चार्ज, कि जो चार्ज है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करने का मतलब है कि अगर मान लेते ये मार्कर है, अभी रेस्ट में है, ये अर्थ से देख रहे हैं, तो इस पर अगर न्यूट्रल है तो इसको अगर मान लेते कोई भी स्पीड से भेजते, लाइट, इवन लाइट का स्पीड से ही भेजते, तो इसका मास तो चेंज हो सकता है, जो भी हो मास में वेरी कर सकता है, लेकिन इसमें जो नेट चार्ज है वो वही रहेगा जो अभी, मतलब चार्ज बदलने वाला नहीं है। चार्ज चाहे वो 10 किलोमीटर पर सेकंड से जाए, 20 किलोमीटर पर सेकंड से जाए, तो चार्ज स्पीड के साथ या कहीं और से देख रहे हैं तो ये नहीं कि उसका चार्ज बढ़ जाएगा या घट जाएगा, चार्ज तो वही रहने वाला है, इसका बदलेगा नहीं। ठीक है, एक और चीज़ है, थोड़ा सा चार्ज के बारे में डेप्थ में जाना चाहते हैं तो कुछ और भी चीज़ें बता सकते हैं। जैसे मान लेते हैं चार्ज, जैसे हमने अगर पढ़े हैं चार्ज अगर रेस्ट में है, ठीक है, मेनली हमें 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है उसमें यही वाला पढ़ना, चार्ज इन रेस्ट। तो चार्ज इन रेस्ट रहता है तो ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर चार्ज इन रेस्ट रहता है तो ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और एक फोर्स लगाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलना ज़्यादा अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और अगर चार्ज मोशन में रहता है, चार्ज इन मोशन, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि जैसे एक कॉमन सी बात है, 10th क्लास का इसका कंसेप्ट अच्छा है, 10th क्लास में बहुत पढ़ना था, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करके। तो वहीं से है कि जैसे कोई वायर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है। तो जब करंट फ्लो करता है तो चारों तरफ एक फील्ड बनता है जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। एक और है, अगर चार्ज मोशन में है, इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन जा रहा है। लेकिन ऑसिलेटिंग या एक्सेलरेटिंग जिसको बोलते हैं, अगर एक्सेलरेटिंग चार्ज है तो ये हमें इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोवाइड करता। ठीक है, देखिए हमने क्या कहा कि चार्ज इन रेस्ट रहेगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। चार्ज अगर मोशन में है, एक्सेलरेट नहीं हो रहा, एवरेज वेलोसिटी से मान लेते मूव कर रहा, तो उस टाइम पर हमारा पास मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब जैसे वायर में करंट जा रहा, अगर चार्ज एक्सेलरेटिंग होके मूव कर रहा, कि एक्सेलरेटिंग चार्ज मूव तो कर रहा और प्लस उसमें एक्सेलरेट हो रहा, तो वो हमको इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोवाइड करता और साथ में रेडिएशन भी देता। ठीक है, यहाँ पर भी हो सकता है अगर स्पेस में मूव करता फ्रीली तो ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे सकता है, लेकिन अगर वायर की बात करेंगे तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेटिंग हमको इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और रेडिएशन तीनों प्रोवाइड करता। तो ये कुछ था, ये कुछ बेसिक से हट के है, थोड़ा अपर है, ये 12th बेस पे नहीं पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, बात करेंगे जैसे कोई बॉडी चार्ज है, अनचार्ज है, फिर वही बात होता है चार्ज कैसे कर सकते हैं। चार्ज के बारे में पढ़ तो रहे हैं लेकिन ये नहीं जाने कि चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो एक बेसिक है कि प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, की चार्जिंग के क्या प्रोसेस है, कि कोई बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो चार्जिंग के प्रोसेस है 3, मेनली 3 प्रोसेस के थ्रू हम चार्ज कर सकते हैं। एक है बाय फ्रिक्शन,
दूसरा है बाय इंडक्शन और तीसरा है बाय कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन प्रोसेस से भी हम चार्ज कर सकते हैं। तो बारी बारी से सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि बाय फ्रिक्शन चार्ज कैसे कर सकते हैं। फ्रिक्शन का मतलब है कि रगड़ना, एक दूसरे को रब करना, है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि एक मार्कर है और इससे हम अपना शर्ट को रब करते हैं तो एक पॉजिटिव हो जाएगा और जो मेरा शर्ट है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से जो प्रोसेस में जो चार्ज होता है वो जो बचपन में जो जादू वाला देखे थे, जादू में जैसे क्या बताए थे कि अगर पेन को ऐसे बाल पे रब करते थे और जो कागज़ के टुकड़े हैं जैसे टच करते तो कागज़ के टुकड़े उस पर चिपक जाते हैं, तो लगता था हम डॉक्टर स्ट्रेंज या जादूगर है बहुत अच्छा जो हम चिपका सकते चीज़ों को। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है, वहाँ जादू की बात नहीं है, वहाँ हो रहा है फिजिक्स। और वो फिजिक्स आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि वो होता कैसे। होता ये है कि जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो एक बॉडी से दूसरा बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है तो मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होगा दूसरा नेगेटिव, और फिर उसके वजह से दोनों में अट्रैक्शन होता। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रिक्शन प्रोसेस। फ्रिक्शन प्रोसेस से चार्ज, इसका एक दो एग्जांपल और ले सकते हैं। जैसे हमने जो ऊनी कपड़ा होता है ठंडा के दिन में जो टोपी वगैरह पहनते हैं, तो टोपी पहनते समय क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि टोपी खुलने के टाइम आता है तो बाल, हमारा सिर के बाल खड़े हो जाते हैं। खड़ा होना इसलिए है कि जितना देर हम रखते हैं ऊन को और बाल के साथ रब हो रहा, फ्रिक्शन हो रहा, तो उसके वजह से एक पॉजिटिव हो गया चार्ज और एक हमारा नेगेटिव हो गया, इसीलिए सारे बाल खड़े हो जाते हैं और उसमें एक चिट चिट की आवाज़ आती है। एक जैसे बोलते हैं ना वो सट जा रहा, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बाय इंडक्शन प्रोसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है और एनसीईआरटी का जो भी दिया रहता है इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी यही है। ठीक है, तो इंडक्शन प्रोसेस से किसी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। हमने बाय फ्रिक्शन पढ़ लिया, बाय इंडक्शन की बात करेंगे तो इसमें क्या करते हैं कि एक पहले लेते, जैसे इंडक्शन प्रोसेस से चार्ज, इंडक्शन में क्या होता है ना, इंड्यूस्ड होता है, कोई भी कांटेक्ट में नहीं आता कि एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, ऐसा नहीं। इंडक्शन प्रोसेस में क्या करते हैं कि एक मान लेते कंडक्टर है और उस कंडक्टर को के सामने एक चार्ज बॉडी, पहले ये न्यूट्रल है, देखिए ये है क्या, कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब पहले बता देते, कंडक्टर वो है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मेटल वगैरह सारे कंडक्टर माने जाते हैं। तो इसके सामने एक पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं। ये कभी भी इंटायर प्रोसेस ऑफ इंडक्शन में कभी भी ये वाला इसके कांटेक्ट में नहीं आता और ये देखिएगा चार्ज हो जाएगा, एक जादू टाइप का। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे ही इसके सामने आएंगे, क्योंकि ये वाला है कंडक्टर, तो इसमें बहुत सारे लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज के तरफ इंटरेक्ट करेंगे। हमने पहले भी कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचता, इंटरेक्ट करता। तो यहाँ पर हमको देखने मिलेगा कि बहुत सारे नेगेटिव चार्ज इधर से शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर इस तरफ बच जाएंगे पॉजिटिव चार्ज। ज़्यादा हमको नेगेटिव चार्ज इस तरफ देखेंगे और पॉजिटिव चार्ज इधर जमा हो जाएंगे। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो पार्ट है जिस तरह से इसको ग्राउंडिंग करते, कहीं पर भी कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं कि उधर ही करें, कहीं पर भी करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये सारे नेगेटिव चार्ज इधर सेपरेट हो गए, पॉजिटिव इधर हुए। तो अर्थ क्या है, 0 वोल्ट पे है और न्यूट्रल है। तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे, पहले बता देते अर्थ में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बहुत है, तो अर्थ है न्यूट्रल और ये ऊपर फ्लो होगा। तो जैसे ही फ्लो होगा दैट इज नेगेटिव चार्ज आएगा और ये सब को न्यूट्रल करता हुआ चला जाएगा। ये सारा चीज़ को न्यूट्रल कर देते और फिर हम क्या करेंगे, इसको देंगे कट कर दो, कैंची बना दी। जैसे ही कट करेंगे तो ये हमारे पास ऐसा कुछ चीज़ें हो जाएगा,
एक स्टैंड पे लगा हुआ जहाँ नेगेटिव चार्ज बहुत सारा है, और एक कंडक्टर यहाँ पर रखा हुआ। और अभी जब हम डिस्कनेक्ट कर देंगे तो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस पूरा का मेटल पे। अभी भी हमने इसको कनेक्ट नहीं किया, और आप देखिए ये वाला हो गया फुल्ली नेगेटिव चार्ज, सॉरी फुल्ली नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इसका मतलब यह है कि बाय इंडक्शन प्रोसेस में कभी भी बॉडी को असल में जो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज के साथ कांटेक्ट में ही नहीं लाते, और बिना कांटेक्ट में लाए हुए ही इसको हम चार्ज कर देते। तो याद रखना, इसमें कुछ ट्रिक्स हैं याद रखने के लिए कि इंडक्शन प्रोसेस में जो भी चार्ज हमको करना है, चाहे वो पॉजिटिव करना है चाहे नेगेटिव करना, तो पॉजिटिव करना है तो नेगेटिव वाले को लाते हैं, और नेगेटिव करना है तो पॉजिटिव वाले को कोई सामने लाते हैं, उसके बाद प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया इंडक्शन प्रोसेस। बाय कंडक्शन प्रोसेस क्या है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी। कंडक्शन प्रोसेस क्या है? कंडक्शन का मतलब ही है फ्लो कराना। फ्लो होने का मतलब है ये किसी कंडक्टर से फ्लो हो सकता है। कंडक्टर का फ्लो होने का मतलब, जैसे देखिए ये एक मान लेते हैं मेटल बॉल है, इसको रख दे स्टैंड पे जो इंसुलेटर है, और इस पे एक सामने एक और मेटल बॉल लेकर आए जो पॉजिटिवली चार्ज है, और पहला वाला था न्यूट्रल। मान लेते ये चार्ज नहीं है, लेकिन ये वाला हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। तो अगर एक पॉजिटिवली चार्ज है एक न्यूट्रल है, तो सिंपल सी बात है कंडक्टर से कनेक्ट कर दो, तो क्या होगा ना, इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होके उधर जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होता है इस डायरेक्शन में, और हमारा यहाँ पर बच जाता है पॉजिटिव। तो इस पे डिपेंड करेगा कि साइज शेप पे, वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चार्जिंग प्रोसेस है तो हम सिर्फ चार्ज की बात करेंगे, और फिर ये हम कट कर देंगे तो हमारे पास दोनों ही पॉजिटिव चार्ज मिल गया। मतलब ये जो पहले न्यूट्रल था, अब ये न्यूट्रल ना रह के पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो मतलब हम बॉडी को चार्ज कर लें, तो ठीक हो गया। तो हम तीनों प्रोसेस से सीख गए कि चार्ज कैसे कर सकते हैं, बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन और बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और फ्रिक्शन में कनेक्ट तो करते हैं लेकिन उसके साथ उसको रिलेटिवली मूव कराते। इंडक्शन में टच नहीं कराते, जिस बॉडी को चार्ज करना है दूसरा बॉडी के साथ टच नहीं कराते। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, कूलम्ब्स के बारे में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह स्टार्ट होते हैं वो यहीं से शुरुआत करते हैं। तो कूलम्ब्स ने ये लॉ दिया था, और कूलम्ब्स ने कहा कि अगर मान लेते, कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि अगर मान लेते दो चार्ज बॉडी है जिसका वैल्यू मान लेते Q1 और Q2, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो R है। दो चार्ज बॉडी है जिसका वैल्यू है Q1 और Q2, और दोनों के बीच में सेपरेशन R है, तो इन दोनों चार्ज में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा। अभी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का मतलब है कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, दोनों नेगेटिव चार्ज है तो अब भी रिपेल करेगा, क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ा है कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये चार्ज का प्रॉपर्टी है, अगर दोनों अपोजिट है तो फिर अट्रैक्ट करेगा। तो इन्होंने सिर्फ फोर्स के बारे में कहा कि चार्ज का नेचर क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करेंगे। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को एक कांस्टेंट से, जिसको बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये हमारा एक फॉर्मूला है जो कूलम्ब्स ने दिया था। ये जो फॉर्मूला है वो कुछ मिलता है ग्रेविटेशन का, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। वहाँ पर क्या था, अगर दो बॉडी है और ये M1 है ये M2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, अगर ग्रेविटेशन पता है ध्यान से तो देखेंगे, तो F = G M1 M2 बाय R स्क्वायर। मिलता जुलता फोर्स है, ये दोनों फोर्स एक जैसा ही है। जहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यहाँ पर भी इन्वर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यहाँ पर भी वही है। कांस्टेंट में वेरी हो गया, यहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है,
यहाँ 1/4πε0 है। तो इसके बारे में तो पहले पढ़े होंगे जी के बारे में, जो भी हो, लेकिन 1/4πε0 का वैल्यू यहाँ पर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। ये है इसका वैल्यू, ये कांस्टेंट का। तो उसमें जो एप्सिलॉन नॉट लिखे हैं, एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये मीडियम पे डिपेंड करता है। फ्री स्पेस का जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन नॉट है, और इसका जो वैल्यू है वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका वैल्यू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। इसका डायमेंशन भी पूछते हैं, तो डायमेंशन कूलम का, न्यूटन और मीटर स्क्वायर का पुट कर देंगे, इजीली भी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, जो भी न्यूमेरिकल डाटा आएगा, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारा बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ है जो कूलम्स लॉ को ग्रेविटेशन लॉ से अलग करता है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दोनों फार्मूला एक जैसा है, तो क्या एक ही तरह का प्रॉपर्टी शो करता है? जी नहीं, ये दोनों, जब हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं, तो ये डिपेंड करता है मास पे, ये डिपेंड करता है चार्ज पे। यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यहाँ 1/4πε0 है, प्लस इसमें मीडियम का कोई रोल नहीं कि मीडियम क्या है, इस पर डिपेंड नहीं करता। मीडियम कुछ भी रहे, फोर्स वही रहेगा, लेकिन इसमें मीडियम के साथ वेरी करे। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ कुछ लफड़ा है, कुछ पंगा हो गया है इसके साथ, ये कुछ अलग ही बताता कि मीडियम पे भी डिपेंड करता। हाँ, ये जैसे सेंट्रल लाइन फोर्सेस है, ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा या रिपल्सन जो भी हो, हमें अभी पता नहीं, हम मान लेते Q1 Q2 ऑपोजिट नेचर का अट्रैक्शन नहीं लग रहा, तो मास में भी यही चीज़ हो रहा कि सेंटर लाइन पे लगता है, लेकिन यहाँ मीडियम डिपेंड करेगा, इसमें मीडियम डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मान लेते हैं दो चार्जेज है, हवा में रखेंगे, फिर पानी में डुबो के रखेंगे, फिर उन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस बराबर है तो फोर्स बराबर नहीं लगेगा, क्योंकि पहले मीडियम हवा था, दूसरा बार में मीडियम पानी आ गया, तो इस तरह से बदल जाता। अगर बात करें तो फिर इसके बेसिस पे भी कुछ फॉर्मूले होने चाहिए, तो उसका फॉर्मूला है, और उसको हम एक नए टर्म में डिफाइन करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। जैसे अभी तक जो हमने बताया वो नॉर्मल एब्सोल्यूट परमिटिविटी था, और उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जो कूलम्स लॉ का ही आगे जाके उसका मदद करता है। रिलेटिव परमिटिविटी ये क्या होता है? तो देखो, रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, और एप्सिलॉन आर क्या होता है? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है रिलेटिव परमिटिविटी, ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और ये परमिटिविटी। तो परमिटिविटी बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा काम करेगा। तो जहाँ जहाँ हमने फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट लिखा था, अब हम लिखेंगे फोर्स के लिए 1/4πε0 Q1 Q2, और एप्सिलॉन नॉट ना लिख के एप्सिलॉन लिखेंगे Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और साथ में लिखेंगे 1/4πε0 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला कि एप्सिलॉन नॉट का तो वैल्यू रखेंगे ही, साथ में एक एप्सिलॉन आर का भी वैल्यू रखेंगे, और ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, कुछ कुछ मटेरियल का गिवन रहेगा। तो जैसे एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होगा वैक्यूम के लिए, ये याद रखना है, कितना रहेगा? 1, और इन्फिनिटी हो जाएगा मेटल के लिए, जो भी मेटल रहेगा उसके लिए इन्फिनिटी रखेंगे। वाटर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू याद रखने की ज़रूरत है
80 लेके सॉल्व करते हैं। किसी किसी बुक में 80 दिया रहता है, किसी किसी में 81 दिया रहता है, तो 80 लेके सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हम कूलम्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम सिंपल सी बात इतना देर से जो पढ़ें, क्या क्या पढ़ें वो सब बता देते हैं, ठीक है। तो कूलम्स लॉ में क्या पढ़ें कि अगर कोई दो चार्ज है, अगर दो चार्ज के बीच में सेपरेशन आर है, तो उसमें जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर चार्जेज Q1 Q2 ये वाला, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर बिटवीन देम, और साथ में एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का वैल्यू डिपेंड करेगा मीडियम पे, नहीं तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू डाल देंगे। एप्सिलॉन नॉट जो भी वैल्यू था 8.85 इंटू 10⁻⁻12। हमारा फिर से एक बार एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिख देते हैं, 85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, हमारा याद है, ठीक। तो इससे बेसिस पे कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, हम उसके तरफ भी सॉल्व करने जाएंगे। थ्योरी के हिसाब से हमने अभी क्या क्या पढ़ा, थ्योरी में हमने पढ़ा शुरुआत से लेकर अभी तक बात करेंगे। तो शुरू में हमने पढ़ा चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में, चार्ज क्या कर सकता है चार्ज से रिलेटेड। फिर हमने पढ़ा चार्ज रिपल्सन अट्रैक्शन, चार्ज किसी बॉडी को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन क्या है, किसको बोलते हैं। फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता। फिर हमने पढ़ा कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ में भी पढ़ा है कि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसा ही है। फिर हमने पढ़ा कि रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसके बेसिस पे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल बनाते हैं सबसे अच्छा, ताकि ये समझ में आ जाए। बेसिक यही रहता है कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट से हट के रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कंसेप्ट ठीक है तो सारे न्यूमेरिकल्स भी इजीली से बनते हैं। कि अगर मान लेते हैं, देखिए जैसे ये बेसिक क्या है कि इसमें दो क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल का बहुत महत्व है, बिना न्यूमेरिकल का कुछ नहीं हो सकता। तो इसमें अगर दो चार्ज है, मान लेते दो चार्ज है A और B, और दोनों चार्ज का जो वैल्यू है, एक का है 8.10⁻⁻6 कूलम और दूसरा है -2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक। ये इनका सेंटर लाइन है। तो बोला ना कि वेयर शुड ए थर्ड चार्ज पार्टिकल बी प्लेस्ड सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस ए नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब कि अगर हम देखिए, पहले फिर से बता देते, क्वेश्चन इतना बड़ा है उसको हम नहीं लिखें बोर्ड में, सिंपल सी क्वेश्चन समझा देते कि दो चार्ज है, एक A है एक B बॉडी पर है। पहला वाला में 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है और दूसरा में -2 इंटू 10⁻6 कूलम है। तो इनके बीच में या इस लाइन पे कहीं पर भी एक चार्ज रखते हैं तो वो कहाँ पर रहेगा, ताकि इस पे नेट फोर्स 0 हो जाए। कोई भी चार्ज, पॉइंट चार्ज रख लेते हैं। तो देखो, अगर मान लेते हैं हम इनके बीच में रखते हैं कोई भी Q0 चार्ज, वो पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम इसको पॉजिटिव भी मानते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स इधर ही लगेगा कि नहीं। तो जो नेट फोर्स इधर लगेगा तो कभी भी ये बीच में स्टेबल नहीं रहेगा। इस दोनों के बीच में, A और B के बीच में कहीं पर भी रखेंगे कि Q0 चार्ज को, कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। तो इसको हम मतलब बीच में तो रखना कैंसिल हो गया, कहीं और रखते हैं। कहीं और रखने का मतलब अगर हम देखते हैं इस तरफ रखने की कोशिश करते हैं, मान लेते हैं कि वो Q0 चार्ज यहाँ रखते हैं, तो Q0 को अगर यहाँ रखते हैं तो ये बड़ा है, ये डिस्टेंस मान लेते कुछ भी रहे, x डिस्टेंस मान लेते हैं, तो ये बड़ा है, इसको रिपेल करेगा। ये चार्ज का मैग्नीट्यूड भी छोटा है और प्लस दूर भी है, तो इनके B के वजह से इसमें जो चार्ज है बहुत कम लगेगा। तो हम ना यहाँ पर भी रख नहीं सकते, क्योंकि ये B और A के द्वारा जो फोर्स है वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि A का वैल्यू ज़्यादा है प्लस डिस्टेंस कम है। हमने पहले ही पढ़ा है कूलम्स लॉ में कि वैल्यू जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस का इन्वर्सली स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए यहाँ पर भी रख नहीं सकते। अगर हम इधर रखते हैं कहीं पर तो पॉसिबल है कि ये बैलेंस हो जाए। क्यों? क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस कम है लेकिन चार्ज का वैल्यू कम है इसके कंपेरेबल। इनका चार्ज का वैल्यू कम है तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पॉसिबल है कि Q0 को हम रख सकते हैं। मतलब ये एक कंडीशन है जहाँ
रख सकते हैं। तो हमको यही पता करना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, कि ये जैसे x मान लेते हैं, कितना दूर x डिस्टेंस पे रहेगा, तो ये बैलेंस हो जाना चाहिए। तो हिसाब करते हैं, अगर कूलम्स लॉ की बात करें तो नेट फोर्स जीरो मतलब जो FA लग रहा है वो FB के बराबर होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से FA बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम बोल देते हैं Q1, इसको बोलते हैं Q2। तो Q1 Q0 बाई डिस्टेंस हो जाएगा 20 प्लस x का स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा दूसरा वाला का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 बाई x का स्क्वायर। ये दोनों तो कट जाएगा, Q0 भी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x स्क्वायर बाई 20 प्लस x का होल स्क्वायर, और उधर बच जाएगा Q2 बाई Q1। Q2 कितना है, Q2 का वैल्यू हमारे पास, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें क्योंकि हमने बराबर के उधर भेज दिए, तो 2 × 10⁻⁻⁶, और यहाँ पर का डिस्टेंस का जो डिस्टेंस का ये इसका वैल्यू है Q1 का 8 × 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कैंसिल आउट, ये बच गया 4। तो हमारे पास इधर हो गया 1/4। तो इसका मतलब हम निकाल सकते हैं x/20 प्लस x = 1/2। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। मतलब B से ये सिर्फ 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस में रखेंगे जहाँ पर इस चार्ज पर नेट फोर्स 0 रहेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं है, हम इसके बीच में नहीं रख सकते, हम इधर भी नहीं रख सकते, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला चीज़ है। ठीक है, इस तरह से न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये अगर प्रैक्टिस रहेगा तो इजीली से बना सकते हैं, इतना सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इक्वेट कराएंगे, और ये जो लगाएं, ये जो फोर्स बोल रहे हैं कि नेट फोर्स, तो ये सुपरपोजिशन पर बेस्ड है। ठीक है, एक और है इस तरह का ही न्यूमेरिकल, बहुत आसान सा, इसमें चार्ज से रिलेटेड है, वो हम इस पे बात करेंगे। और जैसे ये कॉमन है, बहुत बार पूछते हैं इसको कि जैसे एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर कोई बॉडी है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 में अगर कोई बॉडी है और उसमें 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, अगर कोई बॉडी है और वो बॉडी A है और उसमें 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं या एक इलेक्ट्रॉन कैसे गए हैं। तो जब कोई चार्ज पॉजिटिव है, इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तो इलेक्ट्रॉन निकलना है मतलब क्या कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन क्योंकि निकलता है तभी पॉजिटिव होता है, तो हम क्वांटाइजेशन का यूज कर सकते हैं, Q = NE। ये वाला याद होगा, ये है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, या क्वांटाइजेशन चार्ज क्वांटाइज्ड रहेगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो n बराबर हम लिख सकते हैं Q/E। Q का वैल्यू 1, E का वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻⁻19। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि अगर कोई बॉडी 1 कूलम चार्ज है तो वो उसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 6.25 × 10⁻, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन उसको रिलीज करना पड़ेगा या इतना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तब वो नेगेटिव चार्ज होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इतना इलेक्ट्रॉन वो रिलीज किया होगा। ठीक है, ये इस तरह का टाइप है, ये क्वांटाइजेशन पे बेस्ड है। इससे पहले वाला जो न्यूमेरिकल था वो कूलम्स लॉ पर बेस्ड है। कूलम्स लॉ पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ ही रहा होगा जो जो चीज़ें बताएं हमने। ठीक है, इतना ही। ठीक है, थैंक यू।